हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे पार्ट नंबर 10 का आपका जो लिंक है वो मिल जाएगा आई बटन पे। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द 2026 बार्सिलोना कैटलोनिया ग्रैंड प्रिक्स, जो आपका स्पेन में हुआ था। ठीक है, सो इट वॉज वॉन बाय और लुइस हैमिल्टन। ठीक है, फर्स्ट रैंक यहाँ पे लुइस हैमिल्टन ने हासिल की थी, फॉलोड बाय जॉर्ज रसल। एंड थर्ड नंबर पे आपके थे लैंडो नॉरिस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री under the DPIIT granted GI tags to 11 products from the Jharkhand. Which product under the foodstuff category received a GI tag? So recently 11 GI tags मिले हैं झारखंड को। ठीक है, और एक GI टैग यहाँ पे जो दिया गया है वो फूड स्टफ कैटेगरी में दिया गया है। कौन से प्रोडक्ट को? केसरिया कलाकंद को। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फूड स्टफ कैटेगरी में झारखंड को केसरिया कलाकंद के लिए ये जीआई टैग मिला है। ठीक है, अब जीआई टैग क्या दर्शाता है? ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट है इट हैज अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड इट पॉजेस क्वालिटीज और अ रेपुटेशन इनहेरिटेड टू दैट लोकेशन। राइट, सो उस किस ज्योग्राफिकल ओरिजिन से ये प्रोडक्ट आता है उसके बारे में ये हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा ये लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड इट प्रिवेंट्स देयर अनऑथराइज्ड यूज बाय द अदर्स। राइट, नाउ जीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें, इट इज सपोर्टेड एंड फैसिलिटेटेड बाय द नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एंड जो रजिस्ट्रेशन है जीआई टैग का ये आपका 10 साल के लिए वैलिड होता है और उसको बाद में रिन्यू किया जा सकता है। टाइम टू टाइम इसे रिन्यू कर सकते हैं फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ईच। राइट, अब बात करते हैं जीआईआर की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की, जो ये जीआई टैग प्रोवाइड करती है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला है झारखंड के, साथ में ही असम के 4 प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग दिया गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहली कैटेगरी है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल झारखंड वाले में। तो प्रोडक्ट के नाम है आपके कुचाई सिल्क साड़ी, तुषार सिल्क साड़ी, भोया साड़ी एंड फैब्रिक, पोंचो साड़ी एंड फैब्रिक, देन तुमका चादर एंड मुंडा ज्वेलरी। तो ये आपके हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स जो हैं इनको बेसिकली यहाँ पे जीआई टैग मिला है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में डोकरा क्राफ्ट, जोड़ा पटिया पेंटिंग, बरौनी पेंटिंग्स, झारखंड बैम्बू क्राफ्ट, ये आपके हैंडीक्राफ्ट्स में आ जाते हैं। फूड स्टफ में केसरिया कलाकंद। राइट, नेक्स्ट आता है जीआई टैग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द असम। पहला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट असम बिहू पिपा, इसको जीआई टैग मिला है हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में। करबी एंगलोंग हैंडलूम प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स में असम बैम्बू क्राफ्ट्स, एंड हैंडलूम एंड टेक्सटाइल में आपका दूसरा प्रोडक्ट आता है दियोरे हैंडलूम प्रोडक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है 2026 का ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा। ठीक है, और इस बार 19th कंसेक्यूटिव ईयर पहली पोजीशन हासिल की है आइसलैंड ने विद स्कोर ऑफ 1.161। टोटल 1 से 5 का रेंज होता है स्कोर का और सबसे अच्छा आपका 1 माना जाता है। राइट, सो आइसलैंड का जो स्कोर है इट इज 1.161। ओके, सो आइसलैंड के बाद न्यूजीलैंड आपका जो है आता है सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे है स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे है स्लोवेनिया, फिफ्थ पे है आयरलैंड। और इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी 127 जो है ओवरऑल आई मीन ग्लोबल रैंक जो है इंडिया की वो 127 है विद स्कोर ऑफ 2.409। ठीक है, अब बात करते हैं लीस्ट पीसफुल कंट्रीज की। तो इसमें आपका सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री का नाम डाला गया है रशिया का 163rd नंबर पे। जो टोटल यहाँ पे कंट्रीज इवेल्युएट की गई हैं, एनालिसिस जिनका किया गया है तो 163 कंट्रीज का किया गया है, जिसमें से लास्ट या लीस्ट पीसफुल कंट्री बताई गई है रशिया। इसके बाद सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूक्रेन एंड इसराइल। ठीक है, हाँ इंडिया की अगर बात करें तो ये भी 2026 में 127 से रैंक है इंडिया की, और 2025 में इंडिया की जो रैंक थी ये कितनी थी? ये थी आपकी 115, ये याद रखना। ठीक है, नाउ इंडिकेटर्स की बात करें, यहाँ पे बोला है 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स यहाँ पे आपके थे अक्रॉस 3 डोमेन विच इज सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड
मिलिटराइजेशन। तो ये 3 आपके डोमेन है जिसमें 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल अगर हम बात करें ग्लोबल डिटोरेशन की, मतलब पीसफुलनेस जो खत्म हुई है वो आपकी कितनी परसेंट यहाँ पे हमें जो है कम देखने को मिली है, 0.7% यहाँ पे जो है आपकी डिक्रीज हुई है परसेंटेज एज कम्पेयर टू 2025। अब इसके अलावा 12th कंसेक्यूटिव ईयर ये आपके जो नंबर्स हैं वो कम होते हुए हमें नजर आए हैं, एंड 15th डिक्लाइन ये हमें देखने को मिला है इन दी 18 ईयर, राइट। कंट्री स्टेटस की बात करें तो 99 कंट्रीज में ये पीसफुल जो है आपके पीसफुलनेस ये कम हुई है, 62 कंट्रीज ने इंप्रूव भी किया है। ठीक है, आउट ऑफ 23 जीपीआई इंडिकेटर 14 जो है 14 इंडिकेटर में हमें जो है नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, 8 में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं और एक इंडिकेटर अनचेंज रहा है आपका। ठीक है, इसके अलावा डेथ फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये आपका वर्सन हो गया, मतलब इसकी परसेंटेज बढ़ी है, ये 6.5% बढ़ी है। वेरस नेबरिंग रिलेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर ये भी आपका जो है इसमें भी नेगेटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं फॉर द 3rd ईयर, राइट। 97 कंट्रीज ने रेज किया है डिफेंस स्पेंडिंग अपनी, राइट। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो आपका इम्प्रोवाइज मतलब रिविजन या इम्प्रोवाइज जो किया है वो कौन सी कंट्री ने किया है, पोलैंड ने किया है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है 23 पोजीशन इसने इंक्रीज की है, एंड ये 22nd रैंक ग्लोबली हासिल इसने किया है विद अ 9.1% स्कोर, 9.1% स्कोर इंक्रीज, राइट। रीजनल ट्रेंड्स की बात करें तो आउट ऑफ 8 रीजन 7 रीजन में पीसफुलनेस आपकी कम हुई है, ओनली यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ने इंप्रूव किया है। ठीक है, साउथ एशिया में बात करें तो यहाँ पे साउथ एशिया जो है 8 रीजन में से 7th नंबर पे रैंक करता है, एंड इसकी जो पीसफुलनेस है वो आपकी वर्सन देखने को मिली है, मतलब हालत यहाँ पे खराब है 2.3%, राइट। इसके अलावा इंडिया की पोजीशन की बात करें तो साउथ एशिया में इंडिया जो है 5th नंबर पे आता है, बिहाइंड भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश। यहाँ पे आप जो है जो ग्लोबल पीसफुल इंडेक्स है उसकी रैंक ग्लोबली देख सकते हो, मतलब इन कंट्रीज की। ठीक है, जैसे भूटान की 16 नंबर पे है, श्रीलंका की 67, नेपाल की 111, बांग्लादेश की है 117 पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 20th एडिशन ऑफ अ ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026, व्हिच कंट्री रिटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पीसफुल नेशन फॉर द 19th कंसेक्यूटिव ईयर विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 1.161। सो हमने अभी पढ़ा था आइसलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आपका बना रहा है 19th मतलब 19th टाइम से, 19th कंसेक्यूटिव ईयर से, राइट। अब बात कर लेते हैं आईईपी की, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस की, जिसने ये इंडेक्स रिलीज किया था। इसके फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है स्टीव किलेला एम। हेडक्वार्टर इसका आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है और इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था। Next is which company with support from India AI Mission launched the Varya, India's first indigenously distilled video storytelling AI model। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्या को? सो इट इज लॉन्च बाय योर avatar.ai। ठीक है, avatar.ai द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डिस्टिल्ड वीडियो स्टोरी जनरेटिंग एआई मॉडल है। Now next question है, which company become the India's 130th unicorn after raising $234 million as a part of a $300 million Series B funding round। तो अभी रिसेंटली जो है आपका सर्वम एआई जो है ये इंडिया का 130th यूनिकॉर्न बना है, और इन्होंने अभी जो है यूनिकॉर्न बना है बाय रेजिंग दी $234 million। ठीक है, ये फंडिंग इन्होंने अभी रेज की है। नाउ कंपनी की जो वैल्यूएशन है ये $1.5 बिलियन पहुंच गई है, राइट। अब सर्वम जो है ये 5th स्टार्टअप बना है 2026 का, जिसने ज्वाइन किया है यूनिकॉर्न क्लब को आफ्टर क्रेडिट बी, नेसा, जस्ट पे एंड एरोस्पेस। ओके, नाउ इसमें जो है अब यहाँ पे जो फंडिंग रेज की गई है इसमें इन्वेस्टर कौन कौन थे, जैसे HTL टेक जो है, HCL टेक, ये इसमें लीड इन्वेस्टर आपका रहा है विद 10.46% जो यहाँ पे इन्होंने स्टेक यहाँ पे बेसिकली लिए हैं। ठीक है, एंड बेसमेर वेंचर पार्टनर, इसके अलावा अदर पार्टिसिपेंट थे कोसला वेंचर एंड पीक 15 पार्टनर, राइट। सर्वम एआई की बात करें, इसके सीईओ हैं डॉक्टर प्रत्युष कुमार, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, और इसे 2023 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है, at the passing out parade of a 158th regular course of Indian Military Academy Dehradun, who received
Sword of Honor and President's Gold Medal from President of India Draupadi Murmu for securing first place in the overall order of merit and emerging as a best all-rounder officer cadet. तो जो पासिंग आउट परेड थी यहाँ पे आपके जो लूटिनेंट विशाल कुमार जो हैं इनको यहाँ पे दिया गया है सॉर्ड ऑफ ऑनर एंड प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल हमारी प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये ऑनर जो है इनको दिया गया था एंड गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल यहाँ पे इनको दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा सिल्वर मेडल यहाँ पे मिला है एकेडमी अंडर ऑफिसर प्रिंस राज को एंड ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है सीनियर अंडर ऑफिसर तेजस भट्ट को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है, सेबी ने रिवाइज किया है ट्रेडिंग फ्रेमवर्क फॉर ETF फॉर एक्सचेंज traded funds to make ETF prices more responsive to make conditions to market condition while protecting investor from excessive price volatility। तो बेसिकली यहाँ पे क्या ये क्यों लाया गया है, तो क्या पहले क्या था जो ETFs आपके थे, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं इक्विटी एंड डेब्ट ETFs की, तो यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस बैंड जो है वो फिक्स किया गया था 20% पे। तो जैसे कभी कभी क्या होता था जो फिक्स प्राइस लिमिट होती थी वहां तक जल्दी से जो है प्राइसेस पहुंच जाते थे, ठीक है, इसकी वजह से ट्रेडिंग जो है वो डिस्टर्ब होती थी, इन्वेस्टर जो है वो बाय और सेल नहीं कर पाते थे, ठीक है, एफिशिएंटली वो बाय और सेल नहीं कर पाते, तो ये दिक्कत फेस यहाँ पे की गई, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने कुछ चेंजेस किए। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फिक्स लिमिट फॉर द प्राइस बैंड, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, अब जो प्राइस बैंड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज और डिक्रीज होएगा, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होएगा, सॉरी, जैसे इनिशियल लिमिट यहाँ पे रखी गई है आपकी ±10%, जो लेटर एक्सपैंड हो सकती है अप टू 20% पे, राइट, आफ्टर द कूलिंग पीरियड, एंड फर्दर जो प्राइस बैंड है ये आपको एक्सपैंड हो सकता है बाय 5% इंक्रीमेंट अगर प्राइस जो है हिट करता है अपर थ्रेशोल्ड को, राइट। ये चीज क्लियर हुई। अब इसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे बेस प्राइस हमने 100 रुपए रखा, ठीक है, इनिशियल बैंड के अकॉर्डिंग 10% प्लस माइनस हो सकता है, दैट मीन्स माइनस कितना 90, ठीक है, मतलब लोअर कितना हो सकता है 90 हो सकता है और अपर कितना हो सकता है 110 हो सकता है। अगर 110 को हिट करता है इन दैट केस आफ्टर कूलिंग ऑफ पीरियड जो आपका बैंड है वो 85, मतलब -90 से अगर हम माइनस करेंगे आपका 5 तो ये कितना हो गया 85 हो गया, तो मिनिमम 85 हो गया और मैक्सिमम +5 तो 115। तो ये आपकी नई जो है नई आपका प्राइस बैंड यहाँ पे बन जाता है फर्दर, ठीक है, अगर आपकी जो अपर थ्रेशोल्ड हिट होती है इन दैट केस, ठीक है, इफ नीडेड इट मे फर्दर एक्सपैंडेड, बट ये कब तक एक्सपैंड हो सकता है ±20 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट आपको पॉइंट है कमोडिटी ETFs की अगर हम बात करें जिसमें गोल्ड और सिल्वर आपका आ जाता है, इसके लिए इनिशियल प्राइस बैंड आपका ±6% रखा गया है एंड इसका जो बैंड इंक्रीज है ये रखा गया है 3% पे, जैसे प्रीवियस वाले में हमने पढ़ा 5% पे, यहाँ पे 3% है ईच टाइम आफ्टर अ कूलिंग ऑफ पीरियड, राइट। नाउ यहाँ पे कमोडिटी ETF प्राइस का जो प्राइस बैंड जो आपके होंगे इसके लिए कोई अपर लिमिट और कोई लोअर लिमिट नहीं रखी गई है एंड इट कैन एक्सपैंड मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, ओके। इसके अलावा सेबी ने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं बेस प्राइस के लिए, बेस प्राइस ऑफ ETFs, कैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे बेस प्राइस ऑफ ETF। जैसे प्राइमरी मेथड क्या है, जो बेस प्राइस है इट विल बी द प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ अ ट्रेड जो एग्जीक्यूट आपका हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ अ ट्रेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है इसके लिए, जैसे अगर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स देन जो भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा वही बेस प्राइस बन जाएगा, ठीक है। या फिर सेकेंड कंडीशन आती है कोई ट्रेड होता ही नहीं है, नो ट्रेड अकर्स एट ऑल, देन इन दैट केस आपका जो लेटेस्ट नेट एसेट वैल्यू है इसको हम एज अ बेस प्राइस यूज कर लेंगे। तो ये चेंजेस कुछ किए गए हैं। इसके अलावा कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर लेते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे कूलिंग ऑफ पीरियड, तो ये बेसिकली क्या होता है जब भी ETF प्राइस आपका प्राइस बैंड पे पहुंचता है, ठीक है, जो भी हमने सेट किया हुआ है, देन ट्रेडिंग यहाँ पे पॉज होती है ब्रीफली, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए पॉज होता है तो उसे कूलिंग ऑफ पीरियड हम बोलते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल रूल है, इफ द ट्रिगर अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स ऑफ अ ट्रेडिंग ऑफ द कूलिंग ऑफ पीरियड, देन कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो 5 मिनट्स का यहाँ पे हो जाएगा इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल ड्यूरेशन, ओके।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द एक्सपैंडेड प्राइस बैंड विल अप्लाई अक्रॉस ऑल स्टॉक एक्सचेंज एंड विल वाइडन ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ अ प्राइस मूवमेंट। जिस इसका मतलब है अगर प्राइस जो है राइज कर रहा है तो अपर बैंड जो है एक्सपैंड करेगा, और अगर कम हो रहा है प्राइस, इन दैट केस लोअर बैंड जो है आपका एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा यूनिफॉर्म अक्रॉस एक्सचेंजेस, ये क्या बोल रहा है, द एक्सपैंडेड प्राइस बैंड अप्लाई साइमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, जो इंश्योर करेगा यूनिफॉर्म ट्रेडिंग कंडीशंस को। इसके अलावा यहाँ पे सेबी ने एक और चीज इंट्रोड्यूस की है, प्री ओपन कॉल ऑक्शन, स्पेसिफिकली आपका गोल्ड ईटीएफ्स एंड सिल्वर ईटीएफ्स के लिए। प्री ओपन कॉल ऑक्शन क्या है, बिफोर रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट बायर प्लेस करते हैं ऑर्डर, सेलर प्लेस करते हैं ऑर्डर, राइट, द एक्सचेंज डिटरमाइंस द बेस्ट ओपनिंग प्राइस। ठीक है, दस रिड्यूस द प्राइस गैप्स एट द मार्केट ओपनिंग। तो ये आपका प्री ओपन कॉल ऑक्शन है। आई होप ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी recently received the 106 jet powered peacekeeper Agniweg drones, 100 operational plus 6 training from which defense manufacturer? So answer is option number D, that is SNPP Limited द्वारा इनको ये drones जो हैं वो मिले हैं, and जो ये peacekeeper drones हैं they are developed jointly with the KB India Lab from Belarus, right? They are partially localized in India and they are aligned with the indigenous defense production goal. Okay, अब बात करें ड्रोन्स की, तो 180 किलोमीटर की इसकी ऑपरेशनल रेंज है, मैक्सिमम स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर की है। एक्यूरेसी की बात करें तो सर्कुलर एरर पैराबोला जो है इसका ये आपका रहेगा लेस देन 5 मीटर्स का। ठीक है, एंड दे आर डिजाइन फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन टैक्टिकल टारगेट्स। दे आर फंक्शंस की बात करें, ये बेसिकली इफेक्टिवली वर्क करते हैं जैम्ड, स्मूव्ड एंड जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज reconstituted the expert committee on agro biodiversity with which agriculture scientists as its chair। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने एक कमेटी यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट की है, एक्सपर्ट कमेटी ऑन एग्रो बायोडाइवर्सिटी, और इसके चेयर बनाए गए हैं आपके पीएल गौतम। ठीक है, क्या नाम है, डॉक्टर पीएल गौतम इसके चेयर बनाए गए हैं। और पीएल गौतम जो है ये फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुके हैं आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी के। ठीक है, एंड को चेयर यहाँ पे बनाए गए हैं डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा, जो चेयरपर्सन है ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफ योर PPVFRA। ओके, अब यहाँ पे जो कमेटी है इसमें मेंबर्स आपके रहेंगे, एक्सपर्ट एंड सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स आपके यहाँ पे रहेंगे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरोज ऑफ प्लांट एनिमल एंड फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एंड नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च से। ठीक है, इसके अलावा जो कमेटी है ये इसका काम क्या रहेगा, ये एडवाइस देगी, it will advise the authority on integrating biodiversity consideration into the agriculture sector, promoting sustainable agriculture practices, examine करेगी issues related to the seed sector, and ये review करेंगे guidelines for the international collaborative research involving your biological resources, and इसके अलावा अदर चीजें जो होंगी उन सब में ये जो है इनको बेसिकली एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स को भी। एंड अब बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की, इसके करंट चेयरपर्सन है वीरेंद्र तिवारी, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2003 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनकी अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग है, इन्होंने एक MOU साइन किया है विद द नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क। इनका भी एक आपका जॉर्ड सेंटर है, उनके साथ ये MOU साइन हुआ है सर्वे करने के लिए करई काल पुंडुचेरी। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये सर्वे करेंगे और ये सर्वे का मेन एम है लोकेट करना wreck ऑफ which Danish ship। सो माना जाता है कि यहाँ पे अर्ली 17th सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डेनिश शिप जो है वो इंडिया में जो आया था। ठीक है, तो उस शिप के बारे में ये बेसिकली सर्वे करना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, जिसके लिए ये MOU साइन हुआ है इंडिया और डेनमार्क के बीच में। ठीक है, और कौन सा शिप है जिसको यहाँ पे जिसके लिए बेसिकली ये सर्वे किया जा रहा है, तो इसका नाम है आपका ओरसेंट। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है देख सकते हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग, एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क का जॉर्ज सेंटर ऑफ
जॉर्ज सेंटर फॉर मैरीटाइम एंड अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज, कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बैंक ऑफ बड़ौदा हैज रिसेंटली लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम है बीओबी गोल्डन गोल्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर डिपॉजिट्स बिलो 3 करोड़। इट ऑफर्स मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.40% पर एनम। द स्कीम हैज फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ। सो ये जो स्कीम इन्होंने लॉन्च की है इसमें मैक्सिमम 7.40% का पर एनम का ये जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसके लिए फिक्स्ड जो मैच्योरिटी पीरियड है आपका वो रखा गया है 555 डेज का, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे डिटेल में इस स्कीम की। अभी हमने पढ़ा फिक्स मैच्योरिटी पीरियड 555 डेज का है, और ये कॉलेबल वर्सेस मतलब नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स की यहाँ पे बात की गई है। जैसे कॉलेबल डिपॉजिट जो है इसमें ऑफर करेगा एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट कंपेयर टू दी योर कॉलेबल डिपॉजिट्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, प्रीमेच्योर विड्रॉल से यहाँ पे अलाउड नहीं है आपके नॉन कॉलेबल डिपॉजिट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट की बात करें तो कॉलेबल डिपॉजिट्स में जैसे जनरल एनआरओ एनआरई जो है इनके लिए 6.75% का पर एनम का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जो होंगे 7.25% का, एंड रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जो है 7.35% का। वेयर एज नॉन कॉलेबल डिपॉजिट जो है इनके लिए जनरल एनआरओ एनआरई कैटेगरी में 6.80%, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन को 7.30% एंड रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन जो है इनको 7.40% पर एनम का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसके अलावा कोई यहाँ पे पेनल्टी नहीं है। डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख हेल्ड फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स, राइट। एंड पेनल्टी एप्लीकेबल क्या है, जो भी आपके प्रीमेच्योर ऑन दी अदर प्रीमेच्योर क्लोजर जो होंगे एज पर द बैंक गाइडलाइंस उन पे जो है पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 3 कंसेक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी। एंड ये जो टेस्ट था इसने वैलिडेट किया था फेज सेकेंड ऑफ अ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंटरसेप्ट करना इमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को विद रेंज बिटवीन 2000 किलोमीटर्स टू 5000 किलोमीटर्स, ठीक है, 2000 किलोमीटर एंड 5000 किलोमीटर। अब यहाँ पे टारगेट मिसाइल जो है इट सिमुलेट्स दी enemy ballistic missile which was launched from the launch complex 4th of Dharma Odisha। and यहाँ पे जो मिसाइल है it was detected by the land based radars and sea based radars, ठीक है। ये जो सेंसर है इन्होंने ट्रैक किया था मिसाइल थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। एंड इंडिया का इंटरसेप्टर मिसाइल जो है इट वाज लॉन्च एंड सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड दी इनकमिंग मिसाइल बिफोर इट कुड रीच दी टारगेट, राइट। यहाँ पे नोट करना है जो इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसके 2 फेजेस की यहाँ पे बात की है हमने। जैसे अभी सेकेंड फेज की बात की है। फर्स्ट फेज जो है ये डिजाइन किया गया था टू इंटरसेप्ट द मिसाइल विच विद रेंज अप टू अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स। एंड सेकेंड वाला जो है इसकी रेंज आपकी 2000 से 5000 किलोमीटर्स की है, ठीक है। इट इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जिसकी रेंज 2000 से 5000 किलोमीटर के बीच में रहती है, ठीक है। अब इसका मेजर फीचर क्या है फेज सेकेंड सिस्टम का, कि यहाँ पे डुअल लेयर डिफेंस है। दैट इज कि एक तो इसमें एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन है। ये इंटरसेप्टर डिस्ट्रॉय करता है एनिमी की मिसाइल को अबव 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड। एंड दूसरा है एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। अगर मिसाइल सर्वाइव करती है फर्स्ट लेयर में देन ये इंटरसेप्ट करता है मतलब सेकेंड लेयर में इसको ये मिसाइल इंटरसेप्ट होती है बिलो 100 किलोमीटर्स एल्टीट्यूड विद इन अर्थ एटमोसफेयर, राइट। तो ये उसको बेसिकली किल करता है, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो टेस्ट हुआ था वो था नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज का। ये मिसाइल ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था पिन पॉइंट नेविगेशन, लो लेवल सी स्कीमिंग फ्लाइट, ठीक है, एंड टर्मिनल एक्यूरेसी अगेंस्ट दी मैरीटाइम टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था फ्लाइट टेस्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, जो आपका कंडक्ट किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में जो लोकेटेड है। एंड इसकी रेंज आपकी अप टू 1500 किलोमीटर्स की थी, ठीक है। कौन से टाइप का है, सबसोनिक 0.6 to 0.7 मैच सरफेस लॉन्च क्रूज मिसाइल ही आपकी थी। एंड इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ निर्भय मिसाइल प्रोग्राम, राइट। इसे डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने अलॉन्ग विद इट्स लैब्स, ठीक है। डीआरडीओ लैब द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है अलॉन्ग विद इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर, ठीक है। नोडल लैब इसकी है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु कर्नाटका में जो लोकेटेड है आपकी, ओके। नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कमीशन किया है फर्स्ट बैच ऑफ 17 विमेन कैडेट ट्रेन्ड एट दी
नेशनल डिफेंस एकेडमी इनटू द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी 17 विमेन कैडेट जो है आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी से अभी रिसेंटली पास आउट हुई हैं, ठीक है, और उनको कमीशन किया गया है हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में। सो इंडियन आर्मी में 9 विमेन ऑफिसर्स कमीशन किए गए हैं एट द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किया गया है 5 विमेन ऑफिसर्स को एट द एयरफोर्स एकेडमी, ठीक है, जो आपके हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। एंड इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है 3 विमेन ऑफिसर्स को एट द इंडियन नेवल एकेडमी, जो केरला में आपकी लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है, ठीक है, ये एक प्रीमियर थिंक टैंक है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और इसने रिसेंटली 50 इयर्स सेलिब्रेशन इनका किया था, ठीक है, 50 इयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द इंडियाज अर्बन डेवलपमेंट जर्नी। एंड इसका थीम था रेसिलेंट अर्बन इंडिया एट द रेट 2047, और इसका इवेंट आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे चीफ गेस्ट थे पीके मिश्रा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन रिलीज की गई थी, जैसे विजन फॉर रेसिलेंट अर्बन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द न्यू ज्योग्राफी ऑफ इंडियाज अर्बनाइजेशन, 50 इयर्स ऑफ शेपिंग इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इस टाइप के पब्लिकेशन रिलीज की गई थी। इसके अलावा नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है, स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्निकल कैपेसिटी इन द अर्बन गवर्नेंस, राइट। इट इज यहाँ पे इसके अलावा इट इज डेवलप्ड एज अ अर्बन कंपोनेंट ऑफ आईगॉट मिशन कर्मयोगी, इनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ये प्रोवाइड करता है हाइब्रिड लर्निंग टेक्निकल कोर्सेज फॉर द अर्बन प्रोफेशनल्स, राइट। अब बात करें आपके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, NIUA की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के आपके डायरेक्टर हैं डॉक्टर देबोलिनिया कुंदू, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और इसे 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है 13th ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का जो इवेंट है वो आपका हुआ था रिसेंटली सुषमा स्वराज भवन न्यू दिल्ली में, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। 11 से 12 जून को ये हुआ था, एंड इट वाज हेल्ड अंडर द इंडियाज ब्रिक्स शेयरशिप 2026। इसका थीम था सिटीज फॉर पीपल, ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड रेसिलेंट अर्बन फ्यूचर। एंड यहाँ पे इस फोरम में अडॉप्ट किया गया है मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव रेसिलेंट एंड people centered urban development, and it proposed the BRICS urban research and knowledge network strengthen करने के लिए urban cooperation among the member nation, right। इसकी priorities आपकी रहेंगे inclusive urban growth, climate resilience, आपका disaster preparedness, institutional strengthening, digital innovation and citizen centered governance, इन सब चीजों पे प्रायोरिटी इनकी रहेगी। इसके अलावा डेलीगेशंस यहाँ पे शामिल हुए थे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, UAE से, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे पब्लिकेशंस कुछ रिलीज की गई हैं, इंडियाज अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरीज ऑफ चेंज, सिटीज फॉर पीपल, अर्बन स्टोरीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशन, तो ये पब्लिकेशन भी रिलीज किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ और क्या क्या इवेंट हुए थे, जैसे जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो आपका है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया है डिक्लेरेशन ऑफ अ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस ऑफ अ ब्रिक्स कंट्री, स्ट्रेंथन करने के लिए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप मीटिंग यहाँ पे हुई थी, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उन्होंने वर्चुअली होस्ट किया था इसको। एंड ये सेकेंड ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग आपकी थी ऑन अ कॉपरेशन इन अ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इसकी थीम थी बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड दी ICT ट्रैक थीम ये आपकी थी इनोवेट, कॉपरेट एंड ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेसिलेंट फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा यंग डिप्लोमेट फोरम यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे यूनियन मिनिस्टर जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, इन्होंने इंटरेक्ट किया था पार्टिसिपेंट्स के साथ ऑफ अ ब्रिक्स यंग डिप्लोमेट फोरम एंड हेड ऑफ डिप्लोमेटिक एकेडमीज इन न्यू दिल्ली, राइट। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप यहाँ पे आपका हुआ था, ठीक है, ये भी आपका इवेंट हुआ था जिसे इंडिया ने होस्ट किया था। एंड इंडिया होस्टेड द 11th एनुअल ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप प्लानरी एंड सब ग्रुप्स मीटिंग, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी। एंड इसके अलावा टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, जिसे वर्चुअली अटेंड किया था इंडिया ने, टू एडवांस टूरिज्म कॉपरेशन अमंग द ब्रिक्स नेशन अंडर द थीम बिल्डिंग फॉर रेसिलेंस, इनोवेशन एंड कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट आपका है कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी, एंड यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है इन्होंने इसे ऑर्गेनाइज किया था, और इसका सेकेंड एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था वाराणसी यूपी में, स्ट्रेंथन करने के लिए कल्चरल कॉपरेशन एंड हेरिटेज प्रिजर्वेशन, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एज अ पार्ट ऑफ अ ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026, राइट।
नेक्स्ट है ब्रिक्स की बात करें तो इसका ओरिजिन आपका हुआ था बेसिकली 2006 में, ठीक है। एंड पहली समिट आपकी रशिया में हुई थी 2009 में, राइट। साउथ अफ्रीका ने इसे 2010 में ज्वाइन किया था। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2009 में ज्वाइन किया था इसको। इसके अलावा बाद में ये एक्सपैंड हुआ। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया ये इसके पार्ट बने थे, और इंडोनेशिया 2025 में जो है ये इसका पार्ट बना था, राइट। पार्टनर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे बेलारूस, बोलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम ये सारे इसके आपके पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर कंट्रीज हैं। इसके अलावा अभी चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास है। एंड ये इंडिया की 4th प्रेसिडेंसी है। इससे पहले 2012, 16 और 21 में भी इंडिया के पास जो है चेयरमैनशिप थी ब्रिक्स की। नाउ नेक्स्ट आता है बुक्स एंड ऑथर। तो रिसेंटली अख्तियार द यूनिफर एक बुक जो है वो लॉन्च की गई है, जिसके ऑथर हैं समा भट्ट एंड डॉक्टर एम.एन. सुधार, राइट। इसे पब्लिश किया है कलाई मंगल मैगजीन द्वारा। एंड इस बुक को तमिल में आपका ट्रांसलेट किया गया था प्रोफेसर कल्याणी द्वारा, राइट। यहाँ पे आप जो है बुक का कवर देख सकते हैं, ओके। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो या हमसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें हमारी जो मेल आईडी है benchmarkstudy007@gmail.com, इस पे आप मेल कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।